बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर तारिक नईम बदर, शोबे उर्दू द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबक हमने शुरू किया था पंचायत। पिछली क्लास के दौरान हमने मुंशी प्रेमचंद का तारुफ़ पढ़ा और मैंने उस पर हमने बड़ी सैरासल गुफ्तगू भी की। कोशिश की कि बात आप तक सही तरह से पहुंच जाए और जो तशरीह तलब बातें हैं वो भी सही तरह से आप तक पहुँचें और आपके काम आएँ। आज हम सबक शुरू करने जा रहे हैं पंचायत। पहले इसकी बुनियाद समझ लेना ज़रूरी है। पंचायत के बेटा मानी होते हैं, आप इसको गांव की अदालत भी कह सकते हैं। गांव में लोग कोशिश करते हैं कि अदालतों तक, कचहरियों, थानों के चक्करों से बच जाएं और अपने मसाइल गांव की सतह पर ही हल कर लिए जाएं। और उसके लिए वो फिर क्या करते हैं कि जिस बंदे पर उनको यकीन होता है, जिस शख्स के ऊपर उनको एतमाद होता है, उसको वो जज बना लेते हैं। दोनों फ़रीक़ैन कुछ झगड़ा हो जाए, कोई लेन देन का मसला हो, किसी किस्म की कोई परेशानी अगर गांव के लोगों को अगर आती है तो फिर वो चौपाल में एक मखसूस जगह होती है जहाँ पे लोग जो हैं वहाँ पे आके बैठते हैं। 4-5 मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह कि मैंने कहा, पंचायत वहीं होती है, गांव के सारे लोग वहाँ पे मर्द इकट्ठे होते हैं। जज चुना जाता है, ज्यूरी चुनी जाती है, फिर वो दोनों तरफ से बातें बयान की जाती हैं। फिर पंच जो है वो ज्यूरी के मशवरे से फ़ैसला कर देता है और उस फैसले को मानना हर गांव वाले के ऊपर फ़र्ज़ होता है। दूसरा पर्पज़ इसका ये होता है, मकसद ये होता है कि गांव में अगर कोई बारात आ जाती है तो उसको वेलकम भी वहीं चौपाल में ही किया जाता है। गांव में जो बारात के साथ आए हुए लोग होते हैं, मर्द होते हैं, उनको बिठाया जाता है, वहीं खाने पीने का बंदोबस्त होता है। तीसरा मकसद इसका होता है कि ये अगर किसी की फौतगी हो जाए गांव में तो वो चौपाल एक मुश्तरका जगह होती है गांव वालों की। वहाँ पे वो सत्तर कहते हैं, फूड़ी कहते हैं, फातह खानी कहते हैं। तो वहाँ पे वो बिछा के तो वो उसके लिए फातह खाने के लिए भी लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और इसके अलावा चौथी ये है कि बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं वो सुबह नमाज़ पढ़ी, वहाँ पे चला गया, वहाँ हुक्का चिल्लम रखी होती है, हुक्का बखरा होता है, हुक्का पीते हैं और वहाँ बैठ के खेतों के मसाइल पे बात करते हैं कि खेतों को अगर किसी में कोई कीड़ा लग गया है किसी फसल को तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मुख्तलिफ़ जो लोग होते हैं वो लोग वहाँ बैठ के वो अपने तजर्बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने तजर्बात पे बात करते हैं ताकि दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सिला रहमी, इसार, मोहब्बत, खुलूस गांव के लोगों में कूट कूट के भरा होता है। तो ये जो पंचायत है बुनियादी तौर पे ये भी उसी गांव की एक अदालत का किस्सा है। आप इसको अदालत भी कह सकते हैं। ये था इसकी लुब-ए-लुबाब। बुनियाद मैंने बता दी आपको। मरकज़ी ख़यालात आते हैं सबक की तरफ। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि जुम्मन शेख और उल्गू चौधरी में बड़ा याराना था। मुश्किल अल्फाज हैं बहुत सारे, मैं लिखूँगा बोर्ड पे, आपने भी साथ साथ नोटबुक पे लिखने हैं। याराना मुराद है दोस्ती, याराना से मुराद है दोस्ती। साझे में खेती बाड़ी होती थी। शराकत दारी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पार्टनरशिप, साझा मानी शराकत दारी भी आप कह सकते हैं और मुश्तरक भी कह सकते हैं। जिस तरह लोग आमतौर पे कहते हैं कि चलो जी एक कारोबार हम शुरू करते हैं 10 लाख से, 5 लाख मैं देता हूँ, 5 आप दें और मिल के हम कारोबार शुरू करते हैं। उसे कहते हैं पार्टनरशिप पे, या कहते हैं शराकत दारी पे, या कहते हैं साझे पे। लेन देन में भी कुछ साझा था, यानी खेती भी साझे थी और लेन देन में भी वो आपस में बड़े पुराने बचपन के दोस्त थे, यार थे, इसलिए उनमें लेन देन चलता रहता था। एक को दूसरे पर कामिल एतमाद था। कामिल के मानी मुकम्मल, एक दूसरे पे कामिल एतमाद था, मानी मुकम्मल यकीन था।
जुम्मन जब हज करने गए थे तो अपना घर उल्गू को सौंप गए थे। यानी शेख जुम्मन जो हैं ये हज पे गए तो उन्होंने अपने सबसे करीबी किसी अजीज़ को, रिश्तेदार को अपने घर की ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी, बल्कि अपने दोस्त उल्गू चौधरी को अपने घर का ज़िम्मेदार बना कर गए। और उल्गू जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। यानी वो एक दूसरे के साथ करीबी अजीज़ों भाइयों की तरह रहते थे। वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे बचपन पे, और उनमें आपस में बड़ा एतमाद का एक बहुत बड़ा रिश्ता था। इस दोस्ती का आगाज़ उसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पिदरे बुजुर्गवार शेख जुमेराती के रूबरू ज़ानुए अदब तय करते थे। पिदरे बुजुर्गवार, पिदर वालिद को कहते हैं, बाप को कहते हैं। और ज़ानों में अदब तय करना, इसके सिर्फ मानी होते हैं एहतराम करना, लेकिन यहाँ पे मुराद है तालीम हासिल करना। ज़ानो अदब, ज़ानो घुटनों को कहते हैं, अदब से घुटने तह करके सामने बाइज़्ज़त तरीके से बैठना, जिस तरह मत्तहियात में बैठते हैं नमाज के दौरान। तो यहाँ मुराद है कि जब वो दोनों यानी शेख जुमेराती जो कि शेख जुम्मन के वालिद का नाम था, ये और उल्गू चौधरी, ये दोनों शेख जुम्मन से शेख जुमेराती से तालीम हासिल किया करते थे। उल्गू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की। उल्गू चौधरी ने अपने उस्ताद यानी शेख जुमेराती की बहुत खिदमत की। खूब रकाबियाँ मांझी, रकाबी प्लेट को कहते हैं, उर्दू में रकाबी कहते हैं, इंग्लिश में प्लेट कहते हैं, लेकिन ये उर्दू में इस्तेमाल होती है आम। मांझना के मानी धोना, साफ़ करना, रगड़ रगड़ के साफ़ करना, मांझना। खूब प्याले धोए। उनका हुक्का दम न लेने पाता था, यानी हुक्का जो है उस पर जो चिल्लम होती है जिसमें अंगारे होते हैं, हुक्का पीते हैं लोग, वो चिल्लम वो हमेशा ताज़ा रखता, ताज़ा आग जलाता, कोयले बनाता, और उस्ताद का हुक्का जो है वो हमेशा ताज़ा रखता। इसके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे। उनके बाप पुरानी वज़ा, वज़ा के मानी हालत लिख लें आप। यहाँ मुराद ज़माना है, आप वक्त भी लिख सकते हैं, तीनों ठीक हैं। हालत, ज़माना, ये वक्त, यानी पुराने ज़माने के आदमी थे। तालीम के मुकाबले में उन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा था। उल्गू शेख का जो वालिद था, उल्गू चौधरी का जो वालिद था, वो कहता था कि उस्ताद की खिदमत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई से, यानी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, उस्ताद की दुआ लग गई तो बेड़ा पार। जो कुछ होता है फैज़ से होता है। फैज़ के मानी फ़ायदा, सोबत, साथ। फ़ायदा भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि इसी का फैज़ है कि उस्ताद के साथ रहा जाए, उस्ताद की खिदमत की जाए, उस्ताद की दुआ जो है वो लग गई तो सारा कुछ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर उस्ताद पर, उल्गू पर उस्ताद के फैज़ या दुआओं का असर ना हुआ तो उसे तस्कीन थी कि तहसील इल्म का कोई दकीका उसने फ़रोग़ुज़ाश्त नहीं किया। दकीका और दो लफ्ज़ फ़रोग़ुज़ाश्त आए। दकीका के मानी आप लिख सकते हैं कोशिश, आप इसको मेहनत भी लिख सकते हैं। फ़रोग़ुज़ाश्त होता है छोड़ देना। यानी उसने अपनी तरफ से तो मेहनत और कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, जो कुछ वो कर सकता था उसने किया। इल्म उसकी तकदीर में ही ना था, यानी इल्म उसके मुकद्दर में लिखा ही नहीं था, और वो तालीम हासिल ना कर सका। शेख जुमेराती ख़ुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे। ताज़ियाना के मानी कोड़ा। कोड़ा आप इसको डंडा भी कह सकते हैं, मारने के लिए इस्तेमाल होता है, छड़ी भी कह सकते हैं।
और असल में जो ताज़ियाना होता है, ये जिस ज़माने में तांगे चला करते थे, घोड़े और तांगे, तो जो तांगा बान होता है उसे कोचवान कहते हैं, और उसके हाथ में एक पतले से छड़ी होती थी जिसके आगे सिरे पे रबड़, बारीक सी लंबी सी रबड़ बांधी होती थी, और वो घोड़े को चलाने के लिए उसको ऐसे ऐसे मारता रहता था। ताज़ियाना उसको कहते हैं। कोड़े को भी ताज़ियाना कहते हैं। फिल्में आप लोग देखते होंगे, वो बेल्ट उतार के तो बेल्ट के साथ मारना शुरू कर देता है, वो भी कोड़ा ही है। आप छड़ी कह लें, आप स्टिक कह लें, आप डंडा कह लें, आप कोड़ा कह लें, ताज़ियाने का ये मतलब है। कायल थे, यानी जो उस्ताद मोहतरम थे वो फैज़ की बजाय या दुआ देने की बजाय डंडे से काम लेने के ज़्यादा कायल थे। वो कहते थे कि डंडे के साथ मार कुटाई करके ज़्यादा बेहतर तालीम हासिल की जा सकती है। और जुम्मन पर इसका बेदरेग इस्तेमाल करते, यानी वो जो डंडे थे वो शेख जुम्मन पे खूब बरसाते। उल्गू को जो इतना ना मारते जितना ही वो अपने बेटे शेख जुम्मन को मारा करते थे। इसका ये फैज़ था कि आज जुम्मन की करबो जवार के मवाज़ियात में पुरसिश होती थी। मवाज़ियात मौज़ा की जमा है, करबो जवार के मानी आस पास होता है। करबो जवार मानी आस पास के इलाका, आस पास। मवाज़ियात मौज़ा की जमा है जिसके मानी होते हैं ज़मीन का टुकड़ा। आप इसको कोई इलाका भी कह सकते हैं। और फिर एक लफ्ज़ है पुरसिश, मानी पूजा होना, मुराद है इज़्ज़त ओ एहतराम। लोग उनकी पूजा करते थे, उनको बुलाया जाता था, हर अच्छे बुरे में लोग उनकी इज़्ज़त करते थे, एहतराम करते थे। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। यहाँ से कहानी शुरू होती है पहली पंचायत की। इनके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी, यानी इनकी खाला के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, मगर गरीब का वारिस कोई नहीं था। मियाँ फौत हो गए, औलाद थी कोई नहीं, बूढ़ी औरत थी। जुम्मन ने वादे वईद के सब्ज़ बाग दिखाकर खाला अम्मा से मलकियत अपने नाम करवा ली। कहा कि मैं तुम्हारी बड़ी खिदमत करूँगा। खाला तो कहाँ, इधर कच्चे घर में ज़लील होती रहती है, तू उधर मेरे साथ रहा कर, ये ज़मीन तो मेरे नाम करवा दे, इसमें से जो माकूल मुनाफा होगा वो हम तुम्हारी खिदमत भी करेंगे, खाना भी देंगे, कपड़े धुले हुए मिलेंगे, सुथरा सा माहौल मिलेगा, तू हमारे साथ रहा कर। वादे वईद के सब्ज़ बाग दिखा के ज़मीन अपने नाम करवा ली। और जब तक हिबा नामे पर रजिस्ट्री ना हुई थी, हिबा नामा कहते हैं, ये अदालती ज़बान का बेटा लफ्ज़ है और इसके मानी होते हैं कि अपने किसी अजीज़ को ज़मीन मुफ्त दे देना, बग़ैर पैसों के दे देना, उसे कहते हैं हिबा नामा। खाला जान की खूब खातिरदारियाँ, मानी खिदमतें हुई। जब तक खाला ने ज़मीन नाम नहीं कराई तब तक बड़ी खातिरदारियाँ, मानी खिदमतें, बड़ी खिदमत की। फिर क्या हुआ, खूब मीठे लुकमे चटपटे सालन खिलाए जाते, बड़ा अच्छा खाना खिलाया जाता खाला को। मगर पगड़ी की मोहर होते ही, मानी ज़मीन नाम होते ही इन खातिरदारियों पर भी मोहर लग गई, यानी ये खातिरदारियाँ बंद हो गई। जुम्मन की अहलिया बी फ़हमीन जुम्मन की बेगम का नाम है, ने रफ्ता रफ्ता सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी। यानी पहले तो बड़ी खातिरदारियाँ, चटपटे खाने, सालन ये वो सब खिलाया जाता, मीठे खिलाया जाता, खाला का बड़ा ख्याल रखा जाता। लेकिन जो ही खाला ने रजिस्ट्री करवा दी अपने बांजे के नाम, शेख जुम्मन के नाम, तो उसकी बीवी ने रोटियां भी उसकी बंद कर दी और वो बेचारी फाको मरने लगी। कुछ दिनों तक खाला ने और देखा, मगर जब बर्दाश्त ना हुई तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन सुलह पसंद आदमी थे, यानी खाला ने अपने भांजे से शिकायत की कि तुम्हारी बीवी मेरी ना इज़्ज़त करती है, ना मेरे खाने पीने का और रहने का ख्याल करती है। अब इस मामले में मुदाखलत करना मुनासिब न समझा। कुछ दिन तो रो धोकर काम चला। आखिर एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, कुछ दिन तो काम चलता रहा, लेकिन अब चूँकि ज़मीन उनके नाम हो गई थी इसलिए कोई कुछ कर नहीं सकता था। बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाना होगा।
शेख जुम्मन को उसने कहा कि मेरा तुम्हारे साथ निबाब नहीं होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूँगी, मेरे हाथ पाँव सलामत है, मैं पका सकती हूँ, तुम मुझे पैसे दे दिया करो, मैं अपना अलग से पका लिया करूँगी। जुम्मन ने बेइतनाई से, बेरुखी से जवाब दिया, पैसा क्या यहाँ फलता है, क्या यहाँ पैसे पेड़ पे लगते हैं, इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आए। बेइतनाई के माने लिख लें बेरुखी। और यहाँ तक था आज का हमारा सबक। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यहीं से इंशाअल्लाह करेंगे शुरू। तब तक के लिए आप लोग ये अल्फाज के मानी लिखिए साथ साथ, और सबक के हवाले से चीज़ें याद करने की कोशिश कीजिए। कोई परेशानी हो तो मुझसे सवाल करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।